हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं oogenesis या अंड जनन। अब देखो शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसकी तुलना में थोड़ी सी क्या कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स है और इसमें आपको थोड़ी सी डिफरेंसेस भी दिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि ये अत्यंत जटिल है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसे वहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी शुक्राणु पूर्वी का शुक्राणु में बदलना, स्पर्मेटेड का स्पर्म में बदलना, और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी ग्रोथ फेज यानी वृद्धि की, किस तरीके से इसकी वृद्धि होती है। तो ये जो है यहाँ पर ये वाली जो फेज है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी है। अब यहाँ पे देखो, जब जनन उपकला की कोशिका यानी जनन एपिथेलियम की जो जर्म सेल है वो कॉर्टेक्स या वल्कुट में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये अंडा बनने की या एग बनने की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब एक तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो oogonia जो लिखा हुआ है आपका, ये जर्म सेल है, ये सेल एक तो द्विगुणित होती है और इसके साथ साथ एक इसकी और स्पेशल चीज़ होती है कि ये पूर्ण सख्तता या टोटीपोटेंट सेल होती है। और ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टोटीपोटेंसी या पूर्ण सख्तता मतलब होती है कि इसमें सभी अंग बनने की क्षमता होती है। इसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, या आगे जाके आप इसको स्टेम सेल भी कह सकते हो। फिर यहाँ पे देखो अपन स्टार्ट करते हैं इनमें सबसे पहले गुणन अवस्था है और ये गुणन अवस्था ये मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें सामान्य जो है माइटोटिक डिवीज़न होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बहुत सारी सेल्स यहाँ पर बननी चालू हो जाएंगी। और बनने के बाद में यहाँ पर जो है दो या मतलब मान लीजिए कि द्विगुणित होने के कारण ये सारी वैसे तो कोशिकाएं सेम ही होती हैं, लेकिन इसमें जो एक कोशिका है या जिसे अपन oogonia बोलेंगे, ये इन सब में से बड़े आकार की होगी। और ये जो oogonia है, ये oogonia ही अंडे का निर्माण करेगी, इसलिए अपन इसको एग मदर सेल या अंड मात्र कोशिका भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यही कोशिका आगे जाके किस में बनेगी, पूटक कोशिका या फॉलिकल सेल में परिवर्तित हो जाएगी और फिर बाकी जो कोशिकाएं हैं वो सब इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगी। तो ये पहले गुणन अवस्था में तो केवल आपको ये है कि ये बहुत सारे समसूत्री विभाजन करेगी जिससे बहुत सारी oogonia जो है सेल्स बनेंगी और उनमें से एक है वो डेवलप होगी। अब उसके बाद में अपन दूसरी जो प्रवस्था है उसमें आते हैं और ये प्रवस्था क्या है, ग्रोथ प्रवस्था। इसमें जो oogonia है, oogonia जब बहुत बड़े आकार में परिवर्तित हो जाएगी तो हम इसका बस यहाँ नाम बदल देंगे, बाकी कोशिका वही है, द्विगुणित है और इसे हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें आपको जो है यौक है, ये सारी चीज़ें आपको हर जो कोशिका है उससे डबल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नए ऑफस्प्रिंग या नए संतति का निर्माण होना होता है, इसलिए ये बहुत आकार में बढ़ती है। और इस अवस्था को, जैसे हालांकि आपके इतने कोर्स में नहीं है डिटेल में, फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये जो प्राथमिक oocyte है या प्राइमरी oocyte है, इसमें ये मान के चलिए कि एक तो पहले पीतक बनता है, फिर उसके बाद में दो चीज़ों में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है प्रोविटिलाइजेशन यानी कि पीतक जनन से पूर्व की वृद्धि अवस्था, और दूसरा होता है विटोलाइजेशन यानी जब पीतक जनन प्रवस्था यानी पीतक बन जाता है। तो इसलिए इसको दो उसमें बांटा हुआ है,
पहले तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होगी और फिर पीतक में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इसमें देखो 11 में ध्यान हो तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स अपन ने पढ़े थे। तो इस समय जो है ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का भी यहाँ पे निर्माण होगा, जिससे कि जो कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में कि उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, उसका यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में इसमें वृद्धि होती है। और फिर उसके बाद में अगर अपन विटोलाइजेशन की बात करते हैं तो उस समय जो है कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जाके इनको जो है विकास करना है, न्यूट्रिशन देना है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और उसके बाद में अगर हम योग का संश्लेषण देखें तो योग मतलब ये कभी कभी आता है कि योग क्या है और योग का रासायनिक संगठन आपको बताना है। तो योग में आपको ये मान के चलिए 48% जो है वाटर मिलेगा, 16% के हिसाब से प्रोटीन मिलेगी, 32% फॉस्फोलिपिड मिलेगा, कुछ 1% मान लीजिए आपको थोड़ा सा फैट और कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलती है? योग के अंदर। तो ये सारा का सारा जो काम है ये काम कहाँ होता है? ये काम होता है ग्रोथ अवस्था में। उसके बाद में तीसरी है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। अब ये जो परिपक्वन अवस्था अपन ने वहाँ पे भी देखी थी कि इस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो प्राथमिक जो oocyte है सबसे पहले ये एंटर करती है और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करती है। और आपको यहाँ दिख भी रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होने पे यहाँ दो कोशिकाएं बन रही हैं। एक तो बड़े आकार की है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और दूसरी होती है छोटे आकार की जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुव कोशिका। अब यहाँ आने के बाद में क्योंकि गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई है? आधी हो गई है। और जो अपन ने पढ़ा था कि 14वें दिन पे ओवुलेशन होता है या अंडोत्सर्ग होता है, तो ये वही समय है जब मियोसिस फर्स्ट होता है और फर्स्ट होने के बाद में यहाँ पे एग बनता है जिसे अपन सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, और ये फिर यहाँ पे बाहर की तरफ निकलता है जिसे हम ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब ये अंडोत्सर्ग हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाएगी, और अगर यहाँ निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीज़न होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये कब है कि फर्टिलाइजेशन के समय अगर निषेचन हो गया तो ये डिवीज़न होगा, और अगर नहीं होगा तो ये पूरी की पूरी जो कार्पस ल्यूटियम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वापस से साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फेज़ है ये फेज़ आपकी कौन सी कहलाती है? मैच्योरेशन फेज़, जिसमें आपको जो है अंडाशय के अंदर केवल एक ही मियोसिस डिवीज़न होगा, जबकि जो दूसरा मियोसिस डिवीज़न होगा वो कहाँ होगा? वो होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब ये देखो ये तो हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद में अपन थोड़ा सा इसका जो है अंडा है उसके आकार और उसके बारे में देख लेते हैं कि कैसे जो है ये निर्माण होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखो ये जो डायग्राम है इसको आप देखो कि किस तरह से अंडे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल है, या जिसे आप फॉलिकल सेल या जनन एपिथेलियम की कोशिका भी कह सकते हो। ये सबसे पहले बहुत सारे विभाजन करेगी, और विभाजन करने के बाद में कोई एक कोशिका है वो oogonia का निर्माण करती है। अब oogonia जो बन गया है, बाकी जो कोशिकाएं होती हैं वो इसके चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। जो आपको येलो कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है जिसे ग्रेन्युलोसा सेल्स कह रहे हैं, ये सेल्स वही सेल्स हैं जो कि
फॉलिकल सेल हैं लेकिन oogonia में परिवर्तित नहीं हो पाए। फिर ये बहुत सारे विभाजन करती है और विभाजन करने के बाद में एक, दो या तीन स्तर की ग्रेन्युलोसा मेम्ब्रेन या कणकीय मेम्ब्रेन बनाती है। फिर धीरे धीरे इनके बीच में एक गुहा बनने लगती है, जिस गुहा को हम बोलते हैं एंट्रम। और एंट्रम आपको जैसे जब मैंने ग्राफियन फॉलिकल बताई थी तब बताया था कि बीच में गुहा है, चारों तरफ जो है ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है, बीच के अंदर जो है हमारा प्राथमिक oocyte होता है जो कि जो मियोसिस फर्स्ट है उससे बन गया। और इसके चारों तरफ जो है आपको एंट्रम के बाद में ग्रेन्युलोसा, फिर उसके बाद में थीका सेल्स, जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो है वो सेल्स मेम्ब्रेन बनती है। और जब ये पूरा स्टेज, ये पूरी जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट जो है 14 दिन में हो जाती है। और 14 दिन में होने के बाद में ये इसके आवरण को तोड़कर जो सेकेंडरी oocyte है वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग। ठीक है, अब ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा अपन इसमें अंडे की संरचना देखेंगे। तो अंडे की संरचना में आपको ये देखो कि जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो पहुंचने के बाद में यहाँ पे आपको एक अंडे में सबसे पहले अंदर की तरफ तो आपको केंद्रक दिखाई देता है। फिर उसके बाद में एक जो केंद्रक है वो विभाजित, क्योंकि आपको बताया कि निषेचन जो दूसरा होगा अर्धसूत्री वो बाद में होगा। और उसके बाद में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है या अपारदर्शक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। और उसके बाद में बाहर की तरफ एक मोटी सी या जो फॉलिकल सेल्स बची हुई हैं वो होती हैं, उन्हें अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे दो आवरण हो गए, एक तो जोना पेल्यूसिडा हो गई, एक कोरोना रेडिएटा हो गई। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ वाइटेलाइन या कुछ झिल्लियाँ पाई जाती हैं और जिन्हें हम बोलते हैं वाइटेलाइन मेम्ब्रेन्स। और बाकी जो इसकी संरचना है वो संरचना अगर अपन आकार के हिसाब से देखें तो 100 से लेके 150 mm तक इसका व्यास होता है। और अंडे की बात करें तो ये अपीतिकी होती है, यानी कि ये ध्यान रखना मानव के अंडे में पीतक अनुपस्थित होता है। वो इसलिए होता है, पीतक का काम या योग का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना। लेकिन पूरा काम जब इंटरनल हो रहा है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन कोई और देता है, इसलिए इसमें पीतक है वो पीतक जो है नहीं पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि इसमें अगर अंडे की बात आती है तो ये अपीतिकी होते हैं। और उसके बाद में जो है इसमें सेकेंडरी जो विभाजन होता है वो विभाजन आपको कहाँ मिलेगा, वो विभाजन होता है फैलोपियन ट्यूब में। और दूसरी, हालांकि इसमें अगर आप केंद्रक की स्थिति देखोगे तो केंद्रक की स्थिति इसमें एक तरह अलग से होती है जिसे अपन एनिमल पोल बोलते हैं या जंतु गोलार्ध बोलते हैं। खैर ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी अपन इसको अगर आ जाए तो आप कह सकते हो कि जो केंद्रक की स्थिति होती है वो एक तरफ होती है और वो जो तरफ है वो क्या कहलाता है, आपका एनिमल गोलार्ध या एनिमल पोल। उसके अलावा थोड़ी सी अपन ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मनुष्य है उस मनुष्य में ये मान लीजिए कि लगभग 60,000 से 80,000 फॉलिकल सेल्स बनती हैं। और फॉलिकल सेल्स जो है ये इनका डेवलपमेंट एम्ब्रियो से होने लगता है, जबकि अगर अपन मनुष्य की नर की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, उसमें परिपक्व अवस्था के बाद में शुक्राणु बनते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे फिर अपन थोड़ा सा इसका, जैसे अपन ने शुक्र जनन का करा था वैसे ही यहाँ पे ये जो क्रिया है ये क्रिया कैसे हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हाइपोथैलेमस है वो जो
पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि होती है उसको उत्तेजित करती है, और उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, GnRH, जिससे कि FS और LH और FSH रिलीज होते हैं। LH है वो अपने काम करता है, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कई बार आता है, जब अंडो उत्सर्ग होता है तो उस समय LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होता है, जिसे हम LH सर्च भी बोलते हैं। तो ये आपके NCERT में दे रखा है। फिर अगर हम FSH की बात करते हैं तो ये जो FSH है ये यहाँ पर अंडाशय में फॉलिकल बनने के लिए होता है। बाकी जो जैसे इसमें माइनस माइनस दे रखे हैं, यानी कि इस समय जो है ये दोनों ही हार्मोन कम होंगे। ये हार्मोन कब होंगे, जब निषेचन क्रिया हो जाएगी उस समय प्रोजेस्टेरॉन है या एस्ट्रोजन है ये हार्मोन अधिक मात्रा में होंगे, बल्कि जबकि फॉलिकल या अंडे बनने तक इनकी मात्रा क्या रहेगी, कम रहेगी। अब देखो थोड़ा सा अपन इसका डिफरेंस कई बार पूछ भी लेते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर। तो यहाँ पे देखो डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि पहली जो फेज़ है मल्टीप्लिकेशन फेज़, यहाँ तो कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, केवल समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका से दो कोशिका बनती है। हाँ, ये दूसरी बात है कि नाम थोड़े से बदल जाते हैं कि यहाँ स्पर्मेटोगोनियम है तो वहाँ oogoनियम है, यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है तो यहाँ पे प्राइमरी ooसाइट बन रहा है। फिर उसके बाद में अगर आप ग्रोथ फेज की बात कर रहे हो तो ग्रोथ फेज जो है oogenesis की होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पर केवल वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पर सारी चीज़ें चाहे केंद्रक हो चाहे कोशिका द्रव्य हो सब में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में जो डिफ्रेंशिएशन फेज जिसको कह रहे हैं या जिसको अपन जो है परिपक्वन या मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, तो यहाँ पर ये देखो जो स्पर्मेटोगोनियम जेनेसिस है उसमें 4 सेल्स बन रही हैं, यानी कि मियोसिस सेकंड बन रहा है, 4 सेल बन रही हैं लेकिन चारों ही एक जैसी हैं, जिसे हम स्पर्मेटिड कह रहे हैं, और उसके बाद में ये स्पर्म में चेंज हो रही हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें भी केवल एक कोशिका ज़्यादा आकार में बढ़ती है, बाकी दूसरी जो है वो ध्रुव कोशिका में है, और जो दूसरा विभाजन होता है उसमें भी जो सेकेंडरी oocyte है उससे एग का निर्माण होता है, जिसे oocyte बोलते हैं या ओव्यूम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो भी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि थोड़ा बहुत कभी पूछे जा सकते हैं। अब देखो वैसे अगर आप देखो तो स्पर्मेटोजेनेसिस की पोजीशन है टेस्टिस या वृषण में, जबकि oogenesis होता है ओवरी में। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी मतलब होता है कि जब वयस्क या मैच्योर हो जाता है जब होता है, जबकि ये oogenesis में अंडा बनने की प्रोसेस, हाँ वो दूसरी बात है कि अंडा मैच्योर नहीं होता, बाकी बनना ये फीटल लाइफ में यानी एम्ब्रियो से ही बनना चालू हो जाता है। फिर उसके बाद में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो ओल्ड एज तक जो है कंटिन्यू रहती है, जबकि oogenesis है ये 45 या 50 की जो एज है उसमें ख़त्म हो जाती है, जिसे हम मेनोपॉज बोलते हैं। फिर उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड और 4 स्पर्मेटिड 4 स्पर्म में चेंज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे एक डॉटर oogoनियम से केवल एक ही अंडा या एक ही ओव्यूम बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज बनती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में नहीं जाती हैं। और यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे यहाँ स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा था, यहाँ कोई नहीं होगा, जो oogonia स्टार्टिंग से चल रही है वही जाके अंडे के अंदर चेंज हो रही है। फिर अगर एक और डिफरेंस कि जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं यानी चल होते हैं, गमन कर सकते हैं, जबकि अंडा है वो नॉन मोटाइल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ। इसमें ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कर लेना। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, अब इसके आगे क्योंकि मैं सोचूँ इसी चीज़ को कंटिन्यू आपको करती चलूँ। ओके, थैंक यू।